नमस्कार। भारत का भूगोल जितना विशाल है उतना ही विविध भी। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक कमाल की भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, उत्तर की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के नीले समंदर तक। हमारा मुख्य फोकस होगा भारत के सभी 6 भौतिक प्रदेशों यानी हिमालय, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप का संपूर्ण और विस्तृत वर्णन। यह विषय सचमुच बहुत दिलचस्प है, तो आइए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर मौजूद इस नक्शे पर अगर हम गौर करें तो ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि उस विशाल भूभाग का एक शानदार विजुअल है जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। उत्तरी सीमा पर डटे बर्फीले पहाड़ों से लेकर सुदूर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय द्वीपों तक, एक ही देश में इतनी जबरदस्त विविधता दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो हमारे इस सफर का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले उत्तरी पर्वत, फिर उत्तर का मैदान, उसके बाद भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और आखिर में हम पहुंचेंगे द्वीप समूहों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, उत्तरी पर्वत यानी महान हिमालय। इस पर्वत श्रृंखला की विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 2500 किलोमीटर, ये दूरी सचमुच चौंका देने वाली है। कश्मीर से शुरू होकर सुदूर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली ये श्रृंखला एक अभेद्य प्राकृतिक दीवार की तरह देश की रक्षा कर रही है। लाखों साल पहले जब इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में गहराई से टकराईं, तब जाकर इन विशाल पहाड़ों का जन्म हुआ था। इन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ अलग अलग हिस्सों में बड़ी स्पष्टता से बांटा गया है। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर आते हैं आसमान चूमते महान हिमालय, उनके नीचे मध्य हिमालय और सबसे बाहरी या निचले हिस्से को शिवालिक कहा जाता है। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, उत्तर का मैदान, जो हमारे देश का सबसे बड़ा उपजाऊ अन्न भंडार है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक कहानी छिपी है। ये मैदान असल में ऊपर मौजूद पहाड़ों की ही देन है। हुआ यूं कि हिमालय के उठने से टेथिस सागर की जगह एक बहुत बड़ी खाई बन गई। फिर लाखों सालों तक सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां पहाड़ों को काटकर भारी मात्रा में तलछट और जलोढ़ मिट्टी लाती रहीं और इस खाई को पूरी तरह से भर दिया। प्रकृति का ये कारनामा वाकई अद्भुत है। नदियों की इसी अथक मेहनत का नतीजा है कि आज हमारे पास लगभग 8.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है। ये जानना बहुत ही रोचक है कि देश की लगभग 45% आबादी का भरण पोषण यही होता है। मिट्टी और ढलान के हिसाब से इसे कंकरीले भाबर, दलदली तराई, पुरानी मिट्टी वाले बांगर और बिल्कुल नई उपजाऊ मिट्टी वाले खादर में बांटा जाता है। चलिए अब थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ते हैं, हमारे तीसरे पड़ाव पर, भारतीय मरुस्थल, जिसे हम शुष्क थार के नाम से जानते हैं। हरे भरे मैदानों से एकदम अलग थार मरुस्थल अपनी चरम जलवायु के लिए जाना जाता है। यहाँ का मौसम सचमुच एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता है। सर्दियों की रातों में तापमान 0 डिग्री तक गिर जाता है और गर्मियों में ये झुलसा देने वाले 50 डिग्री के भी पार चला जाता है। ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण वातावरण है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 61% हिस्सा इसी रेगिस्तान से ढका है। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि रेगिस्तान का मतलब सिर्फ दूर दूर तक फैली रेत है, लेकिन ये तथ्य हैरान करने वाला है कि थार में सिर्फ 10% हिस्सा ही रेत के टीलों वाला है। बाकी 90% तो कठोर पथरीली चट्टानों से बना है। पानी यहाँ जमीन में बहुत गहराई पर मिलता है और पूरे इलाके में लूनी ही इकलौती नदी है। रेगिस्तान से निकलकर अब हम सीधा दक्षिण की ओर रुख करते हैं, अपने चौथे भाग की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारे देश का सबसे प्राचीन कोर है। ये हिस्सा भारत की सबसे पुरानी और सबसे कठोर चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और बैसाल्ट से बना है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये एक विशाल त्रिकोणीय भूभाग है जो देश के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। इसका ढलान भी गौर करने लायक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और यही वजह है कि गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियां पूरब की तरफ ही बहती हैं। दरअसल ये कोई एक अकेला पठार नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे पठारों का एक शानदार समूह है। जैसे मालवा का पठार जो लावा से बना है और काली मिट्टी से ढका है। फिर आता है छोटा नागपुर का पठार जो कोयले और लोहे जैसे खनिजों से इतना भरा है कि इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है।
और सबसे बड़ा हिस्सा है दक्कन का पठार, जिसे पश्चिमी और पूर्वी घाटों ने दोनों तरफ से सुरक्षित घेर रखा है। पठार के किनारों से नीचे उतरने पर हम पहुंचते हैं अपने 5वें पड़ाव पर, तटीय मैदान, वो जगह जहां जमीन आखिरकार समुद्र से गले मिलती है। हमारे पूर्वी और पश्चिमी तटों में जमीन आसमान का फर्क है। पश्चिमी तट काफी संकरा है, मुश्किल से 10 से 80 किलोमीटर चौड़ा, ढलान एकदम खड़ी है और यहाँ मूसलाधार बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी तट कहीं ज्यादा चौड़ा है, 110 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये काफी समतल है और यहाँ नदियां अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी से बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी तट की खासकर मालाबार इलाके की एक बहुत ही खूबसूरत खासियत है ये कयाल यानी लगून। ये असल में समुद्र के ही उथले हिस्से हैं जो रेत की पट्टियों की वजह से मुख्य समुद्र से अलग हो गए हैं। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि मछली पकड़ने, नाव चलाने और यहाँ की लोकल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होते हैं। और अब हमारे सफर का छठा और आखिरी हिस्सा, हमारे द्वीप समूह जो सच में महासागर के अनमोल रत्न हैं। मुख्य भूमि से दूर समंदर में जाने पर हमें 2 बिल्कुल अलग तरह के द्वीप समूह मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार, जिसमें 572 द्वीप हैं और ये शक्तिशाली ज्वालामुखियों से बने हैं। और दूसरी तरफ अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो सिर्फ 35 छोटे द्वीपों का समूह है और पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों यानी मूंगे से बना है। दोनों का ओरिजिन एकदम अलग है। ये द्वीप सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, इनके साथ कुछ बहुत ही हैरत अंगेज फैक्ट्स भी जुड़े हैं। ये तथ्य सचमुच हैरान करने वाला है कि अंडमान का बैरन द्वीप भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है जो हाल ही में 2017 में भी फटा था। वहीं निकोबार का इंदिरा पॉइंट हमारे देश का बिल्कुल दक्षिणी किनारा है और इन दोनों बड़े समूहों के बीच से गुजरता है 10 डिग्री चैनल, जो इन्हें एक दूसरे से अलग करता है। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर मूंगे के द्वीपों तक की ये शानदार यात्रा आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करती है। ये अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता पूरे उपमहाद्वीप की जलवायु, संस्कृति और आर्थिक भविष्य को किस तरह से आकार देती है। ये विविधता कोई आम बात नहीं है, यही वो धुरी है जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका है। इस विचार के साथ ही हमारे आज के इस स्पष्ट और विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।